खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज और कल दोनों दिन पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं और इन 2 दिनों में नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज की शाम में नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें वो 6 जिलों के 11 सीटों पर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं 13 तारीख की सुबह नीतीश कुमार 5 जिलों के 11 सीटों पर लोगों से संपर्क साधने और शाम में 4 जिलों में 13 सीटों पर जनसंपर्क करेंगे। वहीं नीतीश कुमार 14 अक्टूबर से चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी रैलियां करेंगे, जहां वो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे। खबर यह भी है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साझा रैलियां भी होंगी। इसको लेकर फिलहाल कार्यक्रम तय किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों चरणों को मिलाकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार कुल 12 रैलियां, साझा चुनावी रैलियां कर सकते हैं। हालांकि मोदी और नीतीश की साझा रैलियों को लेकर तारीख और स्थान पर विचार किया जा रहा है। इसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जेडीयू ने बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार समेत अपने 30 वरिष्ठ नेताओं को प्रचार में उतारने की योजना बनाई है। इस लिस्ट में सीएम के अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह और राजीव रंजन सिंह लल्लन समेत कई दमदार नेता शामिल हैं। यही नहीं, जेडीयू ने अपने प्रचारकों की लिस्ट में जाति और धर्म का भी खास ख्याल रखा है। वैसे जेडीयू ने जिस तरह से चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, उन्हें देखते हुए प्रचारकों की लिस्ट में भी कई मुस्लिम नेताओं की तरजीह मिली है। और इस लिस्ट में अली अशरफ फातमी, गुलाम गौस, तनवीर अख्तर, कमर आलम, अफाक अहमद खां और मुलाम रसूल जैसे कई मुस्लिम नेता शामिल हैं। तो जेडीयू में इसके जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि ये नए तेवरों वाली बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय के हित सुरक्षित है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जनतंत्र टीवी पर आपका स्वागत है। अभिषेक जी, जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, आज और कल नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियां करने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ अब चुनाव प्रचार में उतरेगी एनडीए गठबंधन पूरी? सबसे पहले तो कोरोना जैसी महामारी ने हम लोगों के जीने, उठने, बैठने सबका ढंग बदल दिया है और उसका खासा प्रभाव आप देख सकती हैं कि चुनाव के प्रचार पर भी पड़ा है। हम लोगों ने पहले भी वर्चुअल रैली की थी और भी पार्टियों ने वर्चुअल रैली की थी और वर्चुअल तरीके का इस्तेमाल अब किया जा रहा है ताकि संक्रमण कम फैल सके। तो उसी के तहत हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज से शुरुआत की है उसकी, और उसी के तहत अभी प्रथम चरण की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर वर्चुअल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ वो संवाद स्थापित करेंगे। हम लोगों का जो सबसे प्रमुख एजेंडा है वो एजेंडा वही है कि 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं, विकास हुआ है बिहार में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की आप बात कर ले, उन सब के दम पर और उन सबके नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। सबसे पहली बात, 7 निश्चय पार्ट 1 बिहार में मील का पत्थर साबित हुआ है बीते 5 वर्षों में, और नीतीश कुमार जी ने जो आने वाला 5 वर्ष होगा, अगर बिहार की जनता हमें मैंडेट देती है जी, तो 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या होना है इसके बारे में जनता को बताया भी है। 7 निश्चय 2 भी निश्चित रूप से बिहार में विकास की नई गाथा को लिखेगा। हम लोगों ने जो काम किया है विगत 15 वर्षों में, वही हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है कि दोबारा जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर विश्वास करके एनडीए को 3/4 बहुमत से ज्यादा के साथ जिताएगी। हम सब जानते हैं कि बिहार की छवि 15 वर्षों पहले कैसी थी। तो कहते हैं कि भाई 15 वर्षों पहले की चर्चा क्यों करते हैं? उसका कारण यही है कि आज के जो युवा हैं, जो लगभग 18 वर्ष के हो चुके हैं, पहली बार वोट देने वाले हैं या दूसरी बार वोट देने वाले हैं, उस वक्त वे लोग बच्चे थे। हम सब भी उस वक्त बच्चे थे, उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन तभी हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि बिहार की छवि पूरे देश में कैसी थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब थी बिहार में, और बिहार को लोग जंगल राज
के नाम से पूरे देश में जानते थे, कितनी शर्म की बात थी। और वहां से नीतीश कुमार जी ने ट्रांसफॉर्म किया बिहार को। आप महिला सशक्तिकरण की बात करें, आधारभूत संरचनाओं की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हर एक क्षेत्र में बिहार की एक नई पहचान बनी है। बिहार हमें एक बीमारू राज्य के रूप में मिला था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी ने अपने विजन से बिहार को संवारा है और बिहार को गति मिली है। बिहार पहले चल नहीं पाता था, बिहार अब चलने लगा है, दौड़ने लगा है और रफ्तार अब बिहार की ओर बढ़ने वाली है। आगामी चुनाव में बिहार निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा लाने जा रही है। लेकिन अभिषेक जी, आपने बताया कि बिहार में कैसे सुशासन आया, जंगल राज खत्म हुआ, महिला सशक्तिकरण का आपने जिक्र किया। अगर अभी की घटना की बात करें, बक्सर की घटना सामने आई जहां महिला के साथ रेप किया गया, उसके बच्चे के सामने, फिर दोनों को ही नदी में फेंक दिया गया, बच्चे की मौत हो जाती है और महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सिर्फ 16 दिन बचे हुए हैं चुनाव को, और इस तरह की घटना, सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर पुख्ता है, कई बटालियन अर्धसैनिक बल वहां पर मौजूद है, उन सब के बावजूद ऐसी घटनाएं अब सामने आ रही हैं। क्या ये है महिला सशक्तिकरण? देखिए, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं जी कि नीतीश कुमार जी ने सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 35% महिला आरक्षण किया। सुरक्षा पंचायत और नगर निकाय के जो भी चुनाव होते हैं उसमें 50% सीटें महिलाओं को दी। जी, सुरक्षा कहाँ है? हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब पर आ रहा हूँ। आपने महिला मैं महिला सशक्तिकरण की बात अगर आप कहेंगे उसके जवाब पर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि हमारी पार्टी ने 22 महिलाओं को टिकट दिया है और सबसे ज्यादा महिलाओं को मौका हमने ही दिया है। अब इस तरह की जो घटना घटी है बिहार में या कहीं भी घटती है इस तरह की घटना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहां का प्रशासन कल से ही हरकत में है, एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। बहुत जल्द और बहुत स्ट्रांग कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा समाज देखेगा। महिला सशक्तिकरण के हिसाब से हमारा मतलब ये है कि आप ये समझिए कि पहले बिहार की स्थिति ऐसी थी कि 6 बजे के बाद कोई अपने घर से नहीं निकलना चाहता था, क्या महिला हो क्या पुरुष हो। लड़कियों के साथ छेड़खानी जैसी घटना एकदम आम थी और जो मंचले थे और जो लोग थे उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ था। लेकिन अब के समय में प्रशासन का डर और भय तो लोगों के अंदर है ही, लेकिन फिर भी जो भी लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं या कहीं से भी उचित नहीं है, इस तरह के लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार जिसने कानून का राज स्थापित किया है बिहार के अंदर, ऐसे लोगों पर इतनी कठोर कार्रवाई करेगी कि वह पूरी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल साबित होगा। महिलाओं की ही बात क्यों करें हम, समाज के किसी भी वर्ग के साथ अगर कोई भी अन्याय होता है तो उसके लिए सरकार प्रशासन तत्पर है। लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी। ठीक है अभिषेक जी, आपने 15 सालों का जिक्र किया कि लगातार 15 सालों में बहुत सारा विकास हुआ। 15 साल पहले बिहार कैसा था और अब 15 सालों बाद बिहार कैसा दिख रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी ऐसा नहीं है कि वर्चुअल रैली पहली बार हो रही है, हालांकि चुनाव प्रचार के लिए पहली बार शुरू किया गया है, लेकिन वर्चुअल रैली एनडीए की तरफ से पहले से भी की जा रही थी, लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हर वर्चुअल रैली में जो बात सामने आई वो ये कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष के किस मुद्दों को उठाना चाहिए, विपक्ष में क्या कमी है, ये बार बार निकलकर सामने आ रहा है। हम किस बातों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, इन 15 सालों में विकास क्या हुआ है, ये बातें तो सामने ही नहीं आती है। देखिए, जब आपने मुझसे सवाल पूछा सबसे पहले तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाला है। विस्तार से मैंने अलग अलग मुद्दे बताए और मैंने ये बताया कि 15 वर्षों में जो हमने काम किया है उसको हम आधार बनाकर, ये देखिए ना, आप रैलियों को ध्यान से, अभी जेपी नड्डा साहब जब रैली कर रहे थे अभी गया में, उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि केंद्र की सरकार की तरफ से जो भी फंड मिले थे उसका इस्तेमाल किन क्षेत्रों में और किस तरह से किया गया। नीतीश कुमार जी की किसी भी रैली को आप सुने तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी बताते हैं कि भाई हमने क्या क्या काम किया और किस आधार पर हमें जनता का वोट मिला और मिलना चाहिए। इस चुनाव से पहले जब आचार संहिता लगी थी तब भी नीतीश कुमार जी ने एक खुला पत्र लिखा था जनता के नाम। उस खुले पत्र में उन्होंने विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो भी काम हुए हैं आज तक उसका ब्यौरा दिया था, उन्होंने अपना विजन बताया था, 7 निश्चय पार्ट 2 भी हमने बताया, सब कुछ हमने ब्रीफ किया। तो कोई कैसे कह सकता है कि हम सिर्फ विपक्ष की बात करते हैं? हम विपक्ष की बात तब करते हैं जब विपक्ष के लोग हम लोगों पर बेमानी आरोप लगाते हैं कि भाई हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, तब हम विपक्ष की सच्चाई बताते हैं जनता को कि ये जो विपक्ष है अभी, जो आरजेडी
कि सरकार पहले रही है या लालू जी और राबड़ी जी का जो शासन रहा है बिहार में, उस शासन काल में विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से काम हुए थे, किस तरह से बिहार पिछड़ा हुआ था, किस तरह से बिहार को किसी आम आदमी के द्वारा नहीं बल्कि किसी ऑनरेबल न्यायाधीश जज के द्वारा जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। इस तरह की बातों से जो लोग अवगत नहीं है या जो नए उम्र के लोग हैं, जो उस वक्त उतने होश में नहीं थे, बचपना था उनका, बचपन में थे, अपने बड़े बुजुर्गों से उन्होंने सुना था, देखा था, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग जान पाते हैं कि बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है बहुत वर्षों पहले, और जो भी हमने बिहार के बारे में जाना है, कैसे सब कुछ को धूमिल किया गया, तो इन सारी बातों पर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो भी लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं, आखिर उनकी सच्चाई क्या रही है। जनता ने उन्हें भी मौका देकर देखा है, 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 15 वर्षों तक मौका देकर देखा है, और 15 वर्षों में उन्होंने बिहार की स्थिति क्या बना दी थी, बिहार का परसेप्शन और छवि कैसी बना दी थी, उसके बारे में आप जैसे अगर डाटा और फैक्ट्स के हिसाब से बात करना चाहें, आप अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कह दिया प्रेस वार्ता करके कि हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्हें इस तरह का राय विचार देता कौन है। आप ये समझिए कि जब 2005 में नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था तो बिहार का बजट लगभग 23,000 करोड़ हुआ करता था, और आज बिहार का बजट बढ़कर लगभग 2,11,000 करोड़ हो गया है। आप कुछ समय दे, मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि जब लालू जी और राबड़ी जी का शासन काल था बिहार में 15 वर्षों तक, और बिहार और झारखंड एक ही पार्ट था, उस वक्त हमारे पास ज्यादा संसाधन हुआ करते थे। आप जानते हैं कोल माइन सब कुछ झारखंड में है, बिहार ज्यादा संपन्न और समृद्ध था। जब बिहार ज्यादा और संपन्न और समृद्ध था तब 15 वर्षों में लालू जी और राबड़ी जी के द्वारा मात्र 95,783 नौकरियां दी गई थी, मात्र 95,000। और जब से नीतीश कुमार जी ने कमान संभाली है 2005 के बाद से, तब से बिहार में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई है, और हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो क्या स्थिति थी बिहार की पहले और अब में आपको अंतर समझ में आया। 2005 से पहले के बहुत सालों पहले के स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बिहार में मात्र 8 थी, और उसके बाद 43 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना की गई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स की स्थापना हुई, और अब तो दरभंगा में भी एम्स खुलने जा रहा है। तो अब किसी भी क्षेत्र की बात करें तो पहले से ज्यादा विकास हुआ है। आधारभूत संरचनाओं की आप बात करें, अरे पहले के जमाने में बिहार में सड़कें हुआ करती थी। एक वाकया मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी बिहार की जनता को बरगलाते थे। अरे अभी जब बाढ़ आई थी तो नेता प्रतिपक्ष गरज के कह रहे थे कि बिहार में ऐसी स्थिति है, वैसी स्थिति है। अरे सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे और जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे कि भाई बाढ़ का पानी हमारे घर तक आ गया, हमारा घर डूब चुका है, तो लालू जी कहा करते थे कि यार तोहर दियरा में गंगा के पानी चढ़ गए बा और गंगा माई के पवित्र जल चढ़ गए बा, पानी अब निकल जाए। मतलब वो लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे कि गंगा का अगर जल आपके घर में चढ़ गया है बाढ़ के रूप में तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपनी बात आती है तब तो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें सामने रख। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप हसनपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने की तारीख 13 अक्टूबर तय की गई है। नामांकन के वक्त तेज प्रताप के साथ उनके भाई तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आज सड़क मार्ग से तेज प्रताप समस्तीपुर पहुंचे और एक रात यहीं गुजारने के बाद अगले दिन सुबह यानी 13 अक्टूबर को तेज प्रताप दिन में 10:30 बजे रोसड़ा के निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद वो रोसड़ा के जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने आज समस्तीपुर रवाना होने से पहले अपनी मां और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का भी आशीर्वाद लिया। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव कल हेलीकॉप्टर से रोसड़ा जाएंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव इससे पहले वैशाली जिले के महुआ सीट से चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बदल ली है और इस बार वो वैशाली जिले से चुनाव न लड़कर समस्तीपुर की हसनपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ कह दिया है कि बिहार में एनडीए में मात्र 4 दल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम शामिल हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने साफ करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए में 4 दल हैं। बीजेपी का गठबंधन जेडीयू, हम और वीआईपी के साथ है। नीतीश कुमार 4 दलों के गठबंधन के नेता हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी ने कहा कि इसको लेकर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। एलजेपी को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीडीए गठबंधन बनाया, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी है। पीडीए गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव मुख्तार अंसारी ने बताया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों पर सहमति न बनने के चलते पीडीए गठबंधन से उनकी लीग अलग हो गई है। आईयूएमएल के महासचिव मुख्तार अंसारी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की हिमायती बनने वाले पप्पू यादव ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से पीडीए का गठबंधन तो जरूर कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग की ओर से की गई मांगों पर गौर नहीं किया। खासकर जब सीट शेयरिंग की बात आई तो सीट शेयरिंग के दौरान भी पीडीए और इंडियन मुस्लिम लीग में तालमेल नहीं बैठा और कई बातों की सहमति नहीं बन पाई। और इसी को देखते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पीडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।